नमस्कार, मैं हूं राजीव। आज हम बाजार की तो बात करेंगे, लेकिन बाजार के साथ साथ तिमाही नतीजों की भी चर्चा करेंगे कि अभी तक आधे के आसपास या आधे से ज्यादा जो खास तौर पर महत्वपूर्ण नतीजे हैं वो तो आ ही चुके हैं। तो तिमाही नतीजों के इस सीजन की भी एक समीक्षा करेंगे और इसके लिए आज हमारे साथ होंगे एक खास मेहमान अमरीश पालिका, बाजार विशेषज्ञ। अमरीश, स्वागत है आपका। अब थैंक यू। सबसे पहले तो यही आपसे समझना है कि हफ्ते की ये जो शुरुआत हुई है, वो भी एक त्योहार के दिन, और 650 अंक से ज्यादा की गिरावट सेंसेक्स में, मतलब कैसे देखा जाए इसको? ये मैं बोलूंगा कि ओवरड्यू था, क्योंकि इतने इतने हफ्तों से हम लोग बोलते आ रहे हैं कि मार्केट थोड़ा ओवरहीटेड हो रहा है। पर जब भी थोड़ा बहुत करेक्शन आता था, देयर यूज्ड टू बी सम बाइंग हैपनिंग एट लोअर लेवल्स, क्योंकि लिक्विडिटी काफी आ चुकी है मार्केट में। और उसके कारण जो बाइंग हो रहा था, बिकॉज ऑफ विच अगेन वी हैव सीन बाउंस बैक। तो इसमें भी मैं ये नहीं बोलूंगा कि दिस इज द एंड ऑफ दिस रैली, ऑल्दो आई एम स्टिल मेंटेनिंग दैट इट इज ओवरहीटेड। पर जिस हिसाब से लिक्विडिटी आ रहा है, इट कैन कंटिन्यू फॉर अ वाइल लॉन्गर। सो आई थिंक नेक्स्ट 2 दिन देखना पड़ेगा कि यदि बाइंग आता है कि नहीं आता है। यदि बाइंग आता नहीं है, और यदि हम लोग देखते हैं कि मार्केट और एक निफ्टी पे 300-400 पॉइंट गिरता है, तो उसके बाद शायद एक शार्प फॉल आ सकता है। क्योंकि इसका भी एक रीजन है कि ये जो लास्ट 4 महीने में जो हम लोगों ने रैली देखा है, दिस इज नॉट ड्यू टू इंस्टीट्यूशनल बाइंग। ये क्लियरली रिटेल ड्रिवन रैली है। क्योंकि इतने लोग घर पे बैठे थे, उनके बैंक अकाउंट में पैसा था, एंड दे वर सिटिंग एट होम, नथिंग मच टू डू। एक ही जो एक्टिविटी चालू है वो था मार्केट। तो उसके कारण हम लोग देखा है कि करीब 26 लाख न्यू अकाउंट्स ओपन हुए हैं सीडीएसएल में। एनएसडीएल का फिगर्स नहीं है, पर आई वुड एज्यूम एज से 10 to 14 lakhs इन एनएसडीएल। तो करीब 40 लाख अकाउंट खुले हैं रिटेल इन्वेस्टर्स के, फ्रॉम मार्च, अप्रैल, मई एंड जून, 4 महीने में। जुलाई का फिगर अभी तक मेरे पास नहीं है। और इवन इफ यू एज्यूम दैट दे इन्वेस्टिंग से 1 लाख ईच, क्योंकि 1 लाख से कम यदि इन्वेस्ट करने का, देन आई डोंट थिंक दे ओपन अ ब्रोकिंग अकाउंट एंड डीमैट अकाउंट। तो 1 लाख ही एज्यूम करें, तो करीब 40,000 करोड़ फ्रेश फंड्स मार्केट में आए हैं। और जो हम लोग बोलते हैं कि बिगिनर्स लक, इन सबको बिगिनर्स लक मिला है। क्योंकि जिन्होंने जब भी इन्वेस्ट किया हो, मार्च में या अप्रैल में या मई में, जब भी इन्वेस्ट किया हो, आई एम श्योर दे आर सिटिंग ऑन गुड प्रॉफिट्स। और जब अच्छा प्रॉफिट बनता है, पहली बार आप इन्वेस्ट करते हो, अच्छा प्रॉफिट बनता है, तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। तो कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है तो आप और भी इन्वेस्ट करते हो। और दैट्स एग्जैक्टली व्हाट वी हैव सीन इन द लास्ट सो मेनी वीक्स, कि और भी एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट आ रहा है और उसके कारण मार्केट ऊपर जा रहा है। जब भी करेक्शन आ रहा है, दे आर सीइंग दैट्स अ बाइंग अपॉर्चुनिटी। And most of us who have been in the market for the last so many years, in fact, I've been in the market now for close to about 35 years plus. हम लोग को लग रहा है कि मार्केट ओवर हीटेड है, पर ये जो नए जो इन्वेस्टर्स हैं, उनको तो अच्छा ही लग रहा है मार्केट, क्योंकि उन्होंने प्रॉफिट बनाया है काफी। सो आई मीन इट इज अ सॉर्ट ऑफ अ टग ऑफ वॉर बिटवीन द ओल्ड स्कूल और ओल्ड इन्वेस्टर्स एंड द न्यू इन्वेस्टर्स। देखें कब तक जाता है। बट एट द सेम टाइम, यदि हम लोग फंडामेंटल्स देखें, तो काफी मुश्किलें दिखाई दे रही है। इकोनॉमी एनीवे हैज बीन स्ट्रगलिंग, एंड स्पेशली विद द नंबर ऑफ कोविड केसेस गोइंग अप। तो ये कब तक चलेगा, ये तो बोलना मुश्किल है, ऊपर का मूवमेंट। बट देन आई थिंक क्लियरली ओवरहीटेड है। मे बी अ वीक, 2 वीक्स, मे बी अ मंथ, बट फाइनली इट हैज टू करेक्ट। जी बिल्कुल, लेकिन एक बात ये हमेशा कही जाती है कि बाजार में आखिरकार जो फंडामेंटल्स हैं वही काम आते हैं। तो फंडामेंटल्स को नापने का सबसे बेहतर तरीका जो है वो तिमाही नतीजे हैं, क्वार्टरली रिजल्ट्स हैं। तो अभी तक जो नतीजे सामने आए पहली तिमाही के, उनके आधार पे आपका आकलन क्या बना है? और देखिए, अभी तक जो रिजल्ट्स आए हैं, काफी ठीक ठाक आए हैं, मैं बोलूंगा। क्योंकि जो एक्सपेक्टेशन था एनालिस्ट को कि रिजल्ट्स कुड बी वेरी बैड, तो उस हिसाब से नहीं आए, उससे थोड़े थोड़े बेहतर आए हैं। बट देन आई थिंक वन नीड्स टू रिमेम्बर कि जो नतीजे पहले आते हैं, जो रिजल्ट सीजन के फर्स्ट हाफ में जो नतीजे आते हैं, जनरली अच्छे नतीजे होते हैं। जो खराब नतीजे होते हैं, वो नॉर्मली उन लोग ट्राई करते हैं पुश करने के लिए जितना हो सके टुवर्ड्स द एंड ऑफ द रिजल्ट सीजन। तो इसके बाद जो नतीजे आएंगे, आई थिंक द मैक्सिमम नंबर ऑफ मिड कैप एंड स्मॉल कैप कंपनीज के नतीजे अभी अभी आने शुरू होंगे, तो वहां पे शायद थोड़ा बहुत मुश्किल हो सकता है। जी, तो कुल मिलाकर के ये एक ओवरऑल असेसमेंट कि अभी तक ठीक रहे, लेकिन अगर उसको थोड़ा ब्रेक डाउन करें हम सेक्टर्स में या स्पेसिफिक स्टॉक्स में, तो कहाँ पर आपको लगता है कि सबसे अच्छा प्रदर्शन रहा? कहाँ पर आपको लगता है कि जो ठीक है, फर्स्ट क्वार्टर के बारे में सब लोग मान रहे थे कि लॉकडाउन जो 3 महीने मार्च के बाद से, मार्च के अंतिम हफ्ते से ही चला, उसका एक असर तो होगा,
तो वो सबके सामने था, लेकिन उसके बाद भी जिन्होंने मतलब उस कमजोर आशा के बीच भी और ज्यादा निराश करने वाला प्रदर्शन किया, जहां पर आप कह सकते हैं कि वर्स्ट परफॉर्मेंस रहा, वो कौन से रहे? नहीं, इसके लिए मैंने ओवरऑल जो सभी सेक्टर्स हैं मैंने एज पर कोविड मैंने डिवाइड किया है, जिसका मैं एक्सप्लेनेशन अभी दूंगा। जैसे कि एसेंशियल सर्विसेज, एसेंशियल सर्विसेज के अंडर आता है फार्मास्यूटिकल्स, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज, टेलीकॉम, पावर और पावर डिस्ट्रीब्यूशन, एग्रोकेमिकल्स रूरल बेस्ड जो है, फिर एफएमसीजी और उसके एंसिलरीज इंक्लूडिंग रिटेल, जैसे वो डीमार्ट हो। यहाँ पे एक हम लोग देख रहे हैं कि डिमांड का इश्यू नहीं था, ये सभी सेक्टर में कोई डिमांड की कमी नहीं हुई थी, प्रॉब्लम था केवल सप्लाई का। फॉर एग्जांपल मैं तो यही बोलूंगा कि डिमांड का इश्यू केवल पावर और ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को लगा था, क्योंकि सप्लाई था, बट देन बिकॉज ऑफ लॉकडाउन उतना डिमांड नहीं था, डिमांड कम हो गया था, इंडस्ट्रीज आर नॉट वर्किंग, ऑफिस आर नॉट वर्किंग, ऑल्दो द डिमांड फ्रॉम हाउसहोल्ड्स हैड गॉन अप, पर उतने हिसाब से उतना ऊपर नहीं गया था। सो बिकॉज ऑफ व्हिच दीस टू सेक्टर्स सफर्ड अ बिट फ्रॉम द डिमांड पर्सपेक्टिव, पर सप्लाई था। टेलीकॉम एक ही जो सेक्टर था जहां पे डिमांड का भी इश्यू नहीं था, सप्लाई का भी इश्यू नहीं था, और डिमांड भी बढ़ रहा था बिकॉज एवरीवन वाज वर्किंग फ्रॉम होम। और दूसरे जो बाकी जो सेक्टर्स के बारे में मैंने अभी बताया था आपको, उसमें डिमांड था पर सप्लाई का थोड़ा बहुत कंस्ट्रेंट था, क्योंकि ये सब मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स हैं और मैन्युफैक्चरिंग में आपको सप्लाई चेन का इश्यू था, आपको लॉकडाउन का भी थोड़ा बहुत इश्यू था, बिकॉज ऑफ विच लेबर वाज नॉट अवेलेबल, एंड टू एन एक्सटेंट इनिशियली जो वर्किंग कैपिटल का भी इश्यू था इस कंपनी में, तो बिकॉज ऑफ विच द सप्लाई साइड वाज कंस्ट्रेंट। So based on that, when you look at the results, तो telecom companies के जो results देखेंगे, I mean, if you take out the extraordinary items, the results are much better. You look at the consumer companies, FMCG company जैसे ब्रिटानिया के results देखें, डाबर के results देखें, ये सब काफी अच्छे थे, क्योंकि जो I mean, because of the demand which was there, we could see that the volumes haven't really fallen, margins haven't really fallen too much, and they have performed better than what people were expecting them to perform. जो मैं बोलूँगा नॉन एसेंशियल, जहाँ पे मोस्टली डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग होता है, पर डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग में भी दो हमें डिफरेंट टाइप के डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग हम लोग देख रहे हैं पोस्ट कोविड। एक जो डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग है वो स्मॉल टिकट आइटम्स के लिए है, जैसे हो मिक्सर ग्राइंडर, हीटर हो, एसी हो, फैन हो, या फॉर एग्जांपल स्नैक्स, फास्ट फूड, डोमिनोज जैसा, या डीम्ड एसेंशियल्स। मैं डीम्ड एसेंशियल बोलूंगा नाउ बिकॉज टू व्हीलर इज एज्यूम टू बी डीम्ड एसेंशियल, क्योंकि सबको अभी पर्सनल ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत है। एंट्री लेवल कार, ये भी हो गया डीम्ड एसेंशियल फॉर दोज हु कैन अफोर्ड। जो पहले सोचते थे कि अभी हम लोग गाड़ी लेने का जरूरत नहीं है, हम लोग कैब में ट्रैवल करेंगे, पर उनके पास फंड्स है लेने के लिए, पर ले नहीं रहे थे, उन लोग अभी लेंगे एंट्री लेवल कार्स। तो इसमें सब हम लोग देख रहे हैं कि काफी अच्छा डिमांड आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल कंपनी लाइक वोल्टास, वहां पे हम लोग देखा कि डिमांड काफी अच्छा है। Whereas if you are talking of large ticket discretionary items, वहां पे I think the demand is going to suffer at least for a while longer. For example, mid-size vehicles. तो मारुति में हम लोग देख रहे हैं कि जो एंट्री लेवल कार्स है उसके लिए डिमांड है, पर जो उसके ऊपर वाले जो गाड़ी है वहां पे डिमांड थोड़ा कम हो गया है। ज्वेलरी जैसे टाइटन का, ज्वेलरी एंड लग्जरी आइटम्स, not only because of the gold prices going up, but because people don't want to spend. और ज्यादा अगर स्पेंडिंग किस पे होता था, वेडिंग पे होता था। ज्यादा अगर लग्जरी आइटम्स लोग क्यों ले रहे थे, बिकॉज दे हैड टू शो दैट दे कैन अफोर्ड दिस लग्जरी आइटम्स। अभी जब आप बाहर नहीं जा रहे हो, किससे मिल ले रहे हो, तो आप क्या शो करोगे? जी अमरीश, तो एक मोटा मोटा आकलन आपने सामने रखा कि अभी तक तिमाही नतीजे कैसे रहे, लेकिन अब सवाल यह है कि यहाँ से आगे हम फ्यूचर के लिए जब इन्वेस्ट करने की बात सोचें, तो अभी दो सिचुएशन लेकर के हमें चलनी पड़ेगी। एक तो ये कि हो सकता है कि ये जो कोरोना वायरस का फैलाव है ये शायद अभी कई महीने तक और चलता रहे, और इसके चलते हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो लगभग नॉर्मल सिचुएशन में शायद अभी कई महीनों तक ना आ पाए। दूसरी सिचुएशन की शायद कोरोना वायरस पर जल्दी काबू हो जाए, चीजें सुधरने लग जाएं, और फिर शायद हम जल्दी वापस सामान्य स्थिति की ओर लौटें। इन दोनों स्थितियों को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि इनमें दोनों में कोई भी पॉसिबिलिटी हो सकती है, हमें नहीं मालूम, तो दोनों बातों को ध्यान में रखते हुए आज की तारीख में एक निवेशक जो है वो अपना पोर्टफोलियो किस तरीके से बनाए, कहाँ पर इन्वेस्टमेंट अपना बढ़ा दे, कहाँ पे घटा दे? मैं तो यही बोलूंगा कि क्योंकि मैंने और 2-3 वर्टिकल के बारे में बात करना था जो मैं कवर नहीं कर पाया, मैं अभी क्विकली कवर करता हूँ। बाकी जो 2-3 वर्टिकल्स हैं वहां पे है बैंड एंड रिस्ट्रिक्टेड सेक्टर, जैसे हो मॉल्स हो या मूवी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हो या ट्रैवल टूरिज्म हो, वहां पे तो बैन है या टू लार्ज एक्सटेंट रिस्ट्रिक्टेड है, तो वहां पे तो होप्स नहीं है, एटलीस्ट टिल कोविड इज कंप्लीटली आउट ऑफ द वे। क्योंकि यदि अलाउ भी करते हैं हॉल्स से फ्रॉम सितंबर अक्टूबर, पर भी लोग जाएंगे। यदि ट्रैवल टूरिज्म अलाउ होता है, फिर भी I mean, do we see people going out
like the way they were going out say about a year back. ये तो COVID goes away in the next 2 or 3 months और या हम लोग उस पे काबू पा लेते हैं ड्यू टू वैक्सीन. इवन देन यहाँ पे ग्रोथ आने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा. दूसरे जो एक दो सेक्टर है जैसे कैपिटल गुड्स है, वहां पे तो ऑर्डर एग्जीक्यूशन तो हो ही रहा है, पर वहां पे क्वेश्चन मार्क आ जा रहा है कि फ्यूचर ऑर्डर्स कैसे आए हैं. जहाँ पे गवर्नमेंट का तो फोकस है, काम तो करने का है, पर लेबर अवेलेबिलिटी अभी कम है. बट देन इफ वी सी दैट आई मीन देयर इज सम कंट्रोल ऑन कोविड फ्रॉम नवंबर दिसंबर ऑनवर्ड्स, क्योंकि उनको भी अर्न करने का है फाइनली. और आगे जाके तो मुझे लग रहा है कि अभी भी जो एज फार एज इंडिया इज कंसर्न, और हम लोग इंडियन स्टॉक मार्केट के बारे में बात कर रहे हैं, इसलिए कंजम्पशन स्पेस इज वन वेयर आई थिंक द डिमांड विल कंटिन्यू इररिस्पेक्टिव, एंड दैट्स वन ऑफ द सेफेस्ट प्लेसेस टू बी इन. एंड एट द सेम टाइम जो फार्मा स्पेस में हम लोग रैली देखा है, that also I mean I believe that this is just the beginning of the rally, and the amount of demand and the sort of margins which we'll see in the pharma companies, I think that will go up. And I mean I've already spoken about FMCG. Telecom का तो I think again a beginning of a new bull run as far as telecom overall is concerned, क्योंकि clearly एक essential services है, और यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि ARPUs भी बढ़ेंगे आगे जाके in the next 1.5-2 years. So I think this is the space to be in. जी, तो सवाल अब वही है ना कि अब यहाँ से आगे के लिए हम फ्यूचर के इन्वेस्टमेंट के लिहाज से हम कहाँ पर अपना पैसा ज्यादा लगा दें, कहाँ पर अपना पैसा कम कर दें? पैसा कम लगाना या पैसा निकालने का है, आई थिंक ट्रैवल टूरिज्म, मूवी थिएट्रिकल बिजनेस, यहाँ से तो पैसा निकालना ही चाहिए. आई थिंक वन शुड बी अ बिट केयरफुल ऑफ द बैंकिंग सेक्टर एंड स्पेशली द प्राइवेट बैंकिंग स्पेस एंड द एनबीएफसी, क्योंकि अगस्त 31 तक जो मॉनिटोरियम है, आई डोंट न्यूज रिपोर्ट करना है, वो डिले हो जाएगा. बट व्हाटएवर सेड एंड डन, हम लोग देखेंगे कि एनपीएस तो श्योरली यहाँ से बढ़ेंगे. सो दैट्स वन स्पेस टू बी अवॉइडेड टू अ लार्ज एक्सटेंट. बट जैसे कि मैंने कहा था, एफएमसीजी में to a certain extent in agrochemicals, because clearly rural sector will be doing decently well. और शायद एक डार्क हॉर्स होगा अपना ऑटो सेक्टर, क्योंकि जैसे मैंने कहा था जो पर्सनल ट्रांसपोर्टेशन का डार्क हॉर्स. जी, तो इसके आधार पे अगर आप अपनी प्रायोरिटीज रखेंगे, भाई अगर जैसे आपने शुरुआत में कहा कि जो नए निवेशक आ रहे हैं उनको बिगनर्स लक मिला, लेकिन अब वो बिगनर्स लक कितने महीने तक चलेगा, तो यहाँ ज्यादा सावधान हो जाने की जरूरत है. तो आज की तारीख में जो अपना नया पैसा लगाकर बाजार में आ रहा है, उसके लिए मतलब आपकी सबसे टॉप 3 प्रायोरिटीज क्या रहेगी जहां पर आप कहेंगे कि चलो यहाँ पैसा लगा दो, आज भी ठीक है? इनफैक्ट स्टॉक वाइज मैं ज्यादा रिकमेंडेशन शायद नहीं दूंगा, बट देन माय सजेशन टू ऑल दोज पीपल, द न्यू इन्वेस्टर्स जिन्होंने पैसा लगाया था मार्च ऑनवर्ड, कि आई थिंक इट इज हाई टाइम टू टेक सम प्रॉफिट्स होम. बुक कर लीजिए, थोड़ा बहुत कैश पे बैठिए, क्योंकि आप लोगों ने बड़ा फॉल देखा नहीं है. ऐसे तो देखा है श्योरली बड़ा फॉल, पर आपका पैसा नहीं लगा था. अभी जब आपका पैसा लगा हुआ है, बी अ बिट केयरफुल अबाउट डिसेंटली गुड करेक्शन. बट देन यहाँ से भी इवन इफ वी करेक्ट अबाउट 8 to 10%, इंडिविजुअल स्टॉक्स में काफी ज्यादा करेक्शन आ सकता है. So better to be in cash to a certain extent and decide as to what to buy going ahead, maybe in the next 1 or 2 months, but get into cash to a large extent. Right. So the sectors which I'll be investing in, मैंने जो कहा था FMCG, basically consumption. I won't say FMCG, basically consumption, pharma, telecom, and to a certain extent in agrochemicals. तो सावधानी के इन शब्दों के साथ कि अगर आप पिछले कुछ महीनों के अंदर बाजार में आए हैं, आपको एक मुनाफा मिल रहा है, और आपने इससे पहले बाजार में जो उतार चढ़ाव होता है, जो गिरावट भी कभी कभी आती है, उसको नहीं देखा है, तो बेहतर है कि आप कुछ मुनाफा घर ले जाइए, जिससे बाद में आपको अफसोस ना हो, या उस उतार चढ़ाव को झेलने के लिए आप अपने आप को ज़्यादा बेहतर तरीके से तैयार रख पाएँ. ये सावधानी अमरीश पालीकर दे रहे हैं. इस सावधानी पर ध्यान देना जरूरी है. अमरीश, आपने इस बातचीत के लिए समय निकाला, आपको बहुत बहुत धन्यवाद.